हेलो बच्चों, जैसा कि प्रशासनिक अवकाश की वजह से 23, 24, 25 संस्थान बंद किए गए हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद करी गई हैं, तो हम उन्हें कंपनसेट करने के लिए यानी अपनी रेगुलर क्लासेस रन करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ, इनफैक्ट हम सभी चाहते हैं कि आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो हम लोग कल भी आपको एक ऑनलाइन वीडियो शेयर किया गया था जिसमें हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया है, जो मॉर्निंग 10 से 12 और शाम 7 से 9 वाले बैच के लिए था। बच्चों, आज भी 2 लेक्चर आएंगे। 2 लेक्चर में से एक ड्रॉपर्स बैच का है जो 3 से 5 वाले बैच के बच्चों का। इसमें फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 1 जो क्लास में डिस्कस हुआ था, इनकेस किसी का छूट गया है तो बेसिक और समझ लीजिए, मैंने सब लिख रखा, समझा देता हूँ। तो ये जो लेक्चर है बच्चों, पर्पसली ये फ्रिक्शन वाला लेक्चर है, ये ड्रॉपर्स बैच के लिए है, मतलब 3 से 5 वाले बच्चों के लिए है। तो इसमें फ्रिक्शन की एक बार अच्छे से सारी बातों को रिकैप करके और जो भी शीट के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते थे, वो सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने इसमें कराई है। अब जब क्लास में यानी ऑफलाइन क्लासेस में मंडे से आना शुरू करेंगे तो प्रॉपर आपको इंक्लाइंड सरफेस पर फ्रिक्शन के आगे हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल सभी बच्चे जो 3 से 5 वाले बैच में आते हैं, जिनका फ्रिक्शन पार्ट रनिंग है, इनका छूटा है, वो भी कवर करते चलें और अच्छे से प्रॉब्लम्स को सुने सीखें। फ्रिक्शन कोई बहुत अलग से टॉपिक नहीं है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है, राइट। तो शुरू करता हूँ बच्चों ड्रॉपर्स बैच के लिए, तैयार हो जाइए। सबसे पहले समझें कि फ्रिक्शन हर सरफेस की प्रॉपर्टी है ना। और फ्रिक्शन की पिक्चर के तौर पर मैंने आपके सामने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन फोटो बना रखा है कि मान लीजिए मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है, एक खुरदुरी सरफेस है, और इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है, ब्लॉक का मास m है। जब ये ब्लॉक अपनी ताकत, अपने वजन से इस सरफेस को दबाएगा तो दबाते ही दोनों सरफेसेस के बीच में एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रेसिंग एक्शन रिएक्शन वाला होता है जो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है, और एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, ये कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग काम करता है। बट ये कब काम करता है, उसकी शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं कि यदि किसी बॉडी को किसी सरफेस के ऊपर रखा जाए और अलोंग सरफेस स्लाइड करने की कोशिश की जाए, मतलब अगर 2 सतह एक दूसरे के, 2 सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं और दोनों सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है, मतलब नीची सरफेस पर ऊपर वाली सरफेस स्लिप करना चाहती है या चलना चाहती है, ऊपर वाली सरफेस पर नीचे वाली सरफेस स्लाइड करना चाहती है, स्लिप करना चाहती है, तो ऐसी परिस्थिति पर दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट में होने की वजह से एक पकड़ एक्टिवेट हो जाती है, एक ग्रिप एक्टिवेट हो जाती है, इसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन की टेंडेंसी या टेंडेंसी टू मूव के जस्ट अपोजिट काम करता है। फ्रिक्शन कितना लगेगा वो कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। एक बात और ध्यान रखनी कि हर सरफेस की रफनेस, हर सरफेस के खुरदरेपन के लिए एक नंबर दिया जाता है, उसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सरफेस जितनी स्मूथ होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू उतना ही कम होगा। सरफेस जितनी ज़्यादा रफ होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू उतना ही स्ट्रांग होगा, राइट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 वैरायटी का होता है। स्टैटिक कंडीशन पर अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा कैलकुलेशंस में, और काइनेटिक कंडीशन पर अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। तो फिलहाल अब पॉइंट वाइज इन्हीं चीज़ों को समझ लेते हैं, है ना। अभी तो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर डायग्राम से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब आपके मन में एक छवि बन गई, एक इमेज बन गई। अब इसकी मदद से पॉइंट्स को समझ सकते हैं क्या। तो सुनिएगा, मैं बारी बारी से पढ़ता जा रहा हूँ बेटा। वैसे सबसे पहला पॉइंट मैं पढ़ूंगा कि फ्रिक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है या फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस में से एक माना जाता है। मतलब 2 सरफेसेस के बीच अगर कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट सरफेसेस में 2 प्रकार के फोर्स होते हैं। एक होता है वेट का प्रेसिंग एक्शन रिएक्शन, ये सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है, और एक कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग काम करता है। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है और अलोंग कॉन्टैक्ट सरफेस काम करता है। अलोंग कॉन्टैक्ट सरफेस काम करता है। कैसे काम करता है? इट ऑलवेज ट्राई टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ये हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है, एक दूसरे के स्लिपिंग का अपोज करता है। कुल मिलाकर ये दोनों को एक दूसरे पर स्लिप नहीं होने देना चाहता, ग्रिप बनाए रखना चाहता है, पकड़ बनाए रखना चाहता है। कुल मिलाकर दोनों को कंबाइन रखना चाहता है। तो फ्रिक्शन के विषय में एक और पॉइंट ऐड करेंगे कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच ट्राई टू कीप द सरफेसेस टुगेदर और कंबाइन, जो 2 सरफेसेस को हमेशा कंबाइन रखना चाहता है। अब इन दोनों लाइनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। आप कह सकते हो स्लिप होने से रोकता है, या आप कह सकते हो 2 बॉडीज को कंबाइन रखना चाहता है। ये फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज में, राइट। फ्रिक्शन के विषय में एक और बहुत अच्छा पॉइंट याद रखना है कि जब 2 सरफेसेस एक दूसरे के करीब होती हैं तो करीबी इस स्तर की होती है कि इनकी एटॉमिक रेंज एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं।
यानी दो सरफेसेस अगर एक दूसरे के संपर्क में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो दोनों की एटॉमिक लेवल पर इंटरेक्शन शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर फ्रिक्शन एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पकड़ है। ये दो कैटेगरी का होता है, रुकी कंडीशन पर स्टैटिक फ्रिक्शन, चलते वक्त काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को फार्मूलों की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है। फार्मूले बड़े सिंपल से हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला है Fs बराबर μs इंटू एन और काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला है Fk इज इक्वल टू μk इंटू एन। अब ये बातें क्या लिखी उनको समझिए। स्टैटिक कंडीशन मतलब रुकी हुई अवस्था पे जब ऑब्जेक्ट चलने की कोशिश करेगा तो जैसा एफर्ट चलाने का होगा स्टैटिक कंडीशन पर यानी रुकी हुई अवस्था पर फ्रिक्शन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। मतलब अगर आपका एफर्ट ऑब्जेक्ट को चलाने का 1 न्यूटन से है तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन काम करेगा। आप 2 का एफर्ट लगाएंगे फ्रिक्शन 2 काम करेगा। आप 3 का एफर्ट लगाएंगे फ्रिक्शन 3 काम करेगा। मतलब एक्ट करने वाला फ्रिक्शन फोर्स हमेशा डिपेंड करता है कि आपका ड्राइविंग फोर्स कैसा है, राइट। फिर फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, फ्रिक्शन के पकड़ की एक लिमिट है जिसे हम लोग Fs मैक्स कहते हैं। हम इसे कहते हैं मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दो सरफेसेस के बीच मौजूद मैक्सिमम पकड़। ध्यान रखेंगे बच्चों कि दो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है, कितना फ्रिक्शन काम करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइव कितनी मजबूत है। आप जैसे ज़्यादा एफर्ट लगाओगे फ्रिक्शन और ताकत से रोकेगा, आप और एफर्ट लगाओगे फ्रिक्शन और ताकत से रोकेगा। बट फ्रिक्शन के मैक्सिमम पकड़ की लिमिट को कैलकुलेट किया जा सकता है फ्रॉम द फार्मूला Fs मैक्स बराबर μs इंटू एन। तो हम क्लास में भी इस बात को हमेशा कहते हैं कि फ्रिक्शन में 2 नाम है। एक है एक्टिंग फ्रिक्शन जो एक्चुअली सरफेसेस यानी कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर काम करेगा, और एक है Fs मैक्स जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन की काउंटिंग है, राइट। हम एक्टिंग फ्रिक्शन को काउंट नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है कि ड्राइव कितनी शानदार है। जितना अच्छा ड्राइव उतना अच्छा फ्रिक्शन काम करेगा। बट इस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम लिमिट है, हम उसे काउंट कर सकते हैं फ्रॉम द फार्मूला Fs मैक्स बराबर μs इंटू एन, जहां μs स्टैटिक फ्रिक्शन है, एन नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन इज सो सिंपल, m मास की बॉडी का अगर प्रेसिंग एक्शन देखोगे तो m मास की बॉडी अपने वजन अपने वेट mg से करेगी प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। बॉडी के वर्टिकल संतुलन के लिए ऊपर वाला इज इक्वल टू नीचे वाला, सो n बराबर mg किया जाएगा। यहां से हम n कैलकुलेट कर लेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी रफनेस का कॉफिशिएंट म्यू सरफेस या पेयर ऑफ सरफेस या सरफेस नेचर पर डिपेंड करता है, ये हमको दिया जाएगा। दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हम दो सरफेसेस के बीच मौजूद मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि दो सरफेसेस के बीच Fs मैक्स का अवेलेबल होना अलग बात है और फ्रिक्शन कितना काम करेगा ये अलग बात है। बस इस लाइन पर मैं कहता हूँ सारी बातें भूल जाना, केवल 2 बातें याद रखना कि दो सरफेसेस अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और अगर वो एक दूसरे पर स्लिप होना चाहती हैं तो दोनों को साथ साथ बनाए रखने के लिए, दोनों की स्लिपिंग का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन काम करता है जो कांटेक्ट सरफेसेस के अलोंग काम करता है। इसे कैलकुलेट करने का तरीका Fs मैक्स बराबर म्यू इंटू एन होता है। म्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एन नॉर्मल रिएक्शन है। हम मैक्सिमम फ्रिक्शन को फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 प्रकार के फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेंगे। 2 प्रकार के फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक कंडीशन पर 2 चर्चाएं चलेंगी। एक चर्चा होगी कि मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन उपलब्ध है और दूसरी चर्चा चलेगी कि फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है। तो इसी बात को मैंने लिखा है कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम अवेलेबल होना अलग बात है और फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, काम करेगा, अलग बात है। मान लीजिए 2 सरफेसेस के बीच जो मौजूदा पकड़ है वो मैक्सिमम 10 न्यूटन की है। मैंने फार्मूले से कैलकुलेट किया, आंसर आया 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन की पकड़ इकट्ठे काम नहीं करेगी। अगर आपका ड्राइविंग एफर्ट 1 न्यूटन का है तो पकड़ भी 1 न्यूटन की। ड्राइविंग एफर्ट 2 न्यूटन का तो पकड़ भी 2 न्यूटन की। ड्राइविंग एफर्ट जब तक बढ़ते 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 10 नहीं पहुंच जाता तब तक हमारी बॉडी रुकी रहेगी, क्योंकि हमारी बॉडी और सरफेस के बीच की जो मैक्सिमम पकड़ है वो 10 न्यूटन है। हाँ, अगर आप 12 न्यूटन का एफर्ट लगाओगे तो हमारी पकड़ कह देगी भैया धन्यवाद, अब जाओ, आप हमारे बस के नहीं हो। तो 12 न्यूटन के एफर्ट को रोक पाने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 काम कर तो जाएगा बट वो सरफेस को रोक नहीं पाएगा या सरफेसेस के मोशन को रोक नहीं पाएगा। बाकी सारी बातें मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से। अब बच्चों में डायरेक्ट चल रहा हूं फटाफट एग्जाम्पल्स की तरफ। आइए चलते हैं, देखेंगे जरा ध्यान से। एक सवाल ये दिया है। अच्छा, इस सवाल पर थोड़ा सा बाद में आएंगे चूंकि ये अलग से केस है। यहां से शुरू करते हैं। सवाल पढ़ लीजिए बहुत इत्मीनान के साथ। क्वेश्चन क्या कहता है, ये इन बातों को समझाने के लिए भी जो आपने अभी एग्जाम्पल के तौर पर या कॉन्सेप्ट के तौर पर पढ़ा कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक 2 kg का ब्लॉक है, ये रहा 2 kg का ब्लॉक।
राइट। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज केप्ट ऑन द फ्लोर, ये किसी सरफेस पर रखा है, किसी फ्लोर पर रखा है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, और ब्लॉक और सरफेस के बीच काम करने वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन है मीन्स म्यू एस, इट इज गिवन एज 0.4, ये 0.4 दिया है, ठीक है भाई। इफ द फोर्स F is equal to 2.5 न्यूटन is applied on the block as shown in the figure, अगर इस ब्लॉक को जो रफ सरफेस पर रखा है इसे धक्का दिया जाए, कितनी ताकत से धक्का दिया जाए? F बराबर 2.5 न्यूटन की ताकत से धक्का दिया जाए। तो बच्चों बड़े स्वाभाविक सी बात है कि जब भी रखे हुए ब्लॉक को आप हॉरिजॉन्टल एफर्ट करके खिसकाना चाहोगे, इसका मतलब इसमें मोशन की टेंडेंसी आ जाएगी, और मोशन की टेंडेंसी का अपोज करने के लिए दोनों के बीच की जो पकड़ है, फ्रिक्शन है, वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी। अब आइए देखें कितना फ्रिक्शन काम करता है। तो मैं आपसे अभी तक ये कह रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन दो वैरायटी के दिमाग में रखा करो। क्या? दो सरफेसेस के बीच यहां मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, पहले उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका फार्मूला है Fs मैक्स बराबर म्यू एस मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जो कि 0.4 है, मल्टीप्लाई बाई एन, एन फॉर द नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा लॉजिकली सोचो, 2 kg का ब्लॉक 2g से दबाएगा, अपने लोड से दबाएगा, m होता तो mg से दबाता, 2 है तो 2g से दबाएगा, 2g से दबाकर ये करेगा सरफेस पर प्रेसिंग एक्शन, 2g से दबाकर करेगा सरफेस पर प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। अब इस बॉडी के वर्टिकल संतुलन के लिए भाई सिंपल सी बात है, ब्लॉक रखा है, रखा रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो बॉडी के वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए n ऊपर की तरफ इज इक्वल टू 2g नीचे की तरफ, तो n की वैल्यू 2g के बराबर। g फॉर ग्रेविटी की वैल्यू को 10 रखोगे तो 2 × 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन बन जाएगा, 20 न्यूटन बन जाएगा, राइट। तो 2 kg का ब्लॉक 20 न्यूटन से सरफेस को दबाकर करेगा प्रेसिंग एक्शन, तो 20 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन। ब्लॉक और सरफेस के बीच जो रफनेस अवेलेबल है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। सो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कैलकुलेट, दो सरफेसेस के बीच उपलब्ध मैक्सिमम पकड़ को कैलकुलेट करने का फार्मूला Fs मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज 0.4 मल्टीप्लाई बाई एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन एंड इट इज 20। मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो 0 और दशमलव एक दूसरे को फिनिश कर देंगे, आंसर 4 दूनी 8 न्यूटन। इसका शाब्दिक मतलब क्या हुआ कि इस ब्लॉक और इस रफ सरफेस के बीच उपलब्ध मैक्सिमम जो पकड़ है वो 8 न्यूटन की है। बट फ्रिक्शन डिपेंड करता है इस बात पर कि कितना ड्राइव है। भैया आप मेरी बात समझिए, हम लोग जब क्लास में डिस्कस करते हैं तब भी तो ये कहते हैं कि मान लीजिए इस ब्लॉक को कोई 1 न्यूटन के एफर्ट से खींचना चाहे, राइट। कहानी की तरह हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे कोई 2 kg के ब्लॉक को 1 न्यूटन से चलाना चाहेगा, तो 2 kg का ब्लॉक जैसे चलने वाला है तो इसने नीचे वाली सरफेस से कहा कि हम जा रहे हैं, हमें कोई ले जाने आया है, तो नीचे वाली सरफेस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि दो सरफेसेस के बीच अगर पकड़ है, संबंध है, पुराने संबंध है, एक दूसरे के साथ समय बिताया है, प्रेम है, मोहब्बत है, तो ये ऊपर वाली सरफेस को इतनी आसानी से जाने ना दे। तो 1 न्यूटन के एफर्ट से जब ऊपर वाली सरफेस जाने लगी, उसने नीचे वाली से कंप्लेन किया, बोले हमें कोई ले जा रहा, तो नीचे वाली सरफेस ने कहा आप परेशान ना होइए, आपको आगे जाने से रुकने के लिए कितने एफर्ट की आवश्यकता है। तो नीचे वाली सरफेस ने कहा, ऊपर वाली सरफेस ने कहा कि मुझे 1 न्यूटन का एफर्ट ले जा रहा, अगर मुझे 1 न्यूटन का एफर्ट बैकवर्ड मिल जाए तो मैं जहां हूं वहीं बनी रहूंगी। फ्रिक्शन का नेचर है दो सरफेसेस को कंबाइन रखना, स्लिपिंग को रोकना। तो नीचे वाली सरफेस ने अपनी पॉकेट पे झांक के देखा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 8 न्यूटन। बोले डार्लिंग तुम बिल्कुल परेशान मत हो, 1 न्यूटन की औकात नहीं कि तुम्हें ले जाए, अगर वो 1 न्यूटन फॉरवर्ड लगाएगा तो हम 1 न्यूटन बैकवर्ड लगा देंगे। अब जरा लॉजिकली सोचिए, 1 न्यूटन फॉरवर्ड 1 न्यूटन बैकवर्ड, 1 से 1 कैंसिल, बॉडी पर नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब होता है बॉडी जैसी है वैसी रहेगी, मतलब बॉडी में कोई ड्राइव नहीं आएगा, राइट। तो ये समझाने के लिए मैंने बता दिया। इसी प्रकार अगर बढ़ना, अगर ड्राइविंग एफर्ट बढ़ जाए 2 न्यूटन का तो फ्रिक्शन 2 न्यूटन काम करेगा, 3 न्यूटन का ड्राइविंग एफर्ट हो तो फ्रिक्शन 3 न्यूटन काम करेगा, राइट। अच्छा फ्रिक्शन कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक ड्राइव बढ़ती जाएगी तब तक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। दैट इज व्हाई ये कहा जाता है, किताबों में लिखा होता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो स्थैतिक घर्षण बल है, वो स्व समायोज्य है, सेल्फ एडजस्टिंग है। आप ड्राइव बढ़ाते जाइए, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, बट स्टैटिक फ्रिक्शन के बढ़ने की लिमिट है और वो लिमिट होती है Fs मैक्स। ये कहां तक बढ़ सकता है, 8 न्यूटन तक। मतलब आप 1 लगाइए 1 लगेगा, 2 लगाइए 2 लगेगा, 5 लगाइए 5 लगेगा, 7 लगाइए 7 लगेगा, 8 लगाइए 8 लगेगा, बस। अब अगर आप 9 लगा देंगे तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 8 ही काम करेगी।
9 8 को हरा देगा, बॉडी नेट 1 न्यूटन के फोर्स से ड्राइव हो जाएगी। राइट तो एग्जाम्पल कुछ और था, मुझे याद आ गया तो मैंने आपके साथ सब चीजें रिकॉल करा दी। अब जरा काम पर आ जाते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है। 2 kg के ब्लॉक का मतलब 20 न्यूटन का प्रेसिंग एक्शन, 20 न्यूटन की नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4 दिया गया है। तो मैंने दो सरफेसेस के बीच अवेलेबल मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया, दैट इज Fs मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। म्यू एस की वैल्यू 0.4, नॉर्मल रिएक्शन 20, कैलकुलेशन किया 8 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर इस बॉडी पर लगने वाला ड्राइविंग फोर्स 2.5 न्यूटन का लगाया जाए, 2.5 F ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। अगर इस पर 2.5 न्यूटन का एफर्ट लगाया जाए, बड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल है बच्चों। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की दो कैटेगरी, कितना लग रहा है, जितना लगाओगे उतना स्टैटिक फ्रिक्शन रोकेगा, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम अवेलेबल होना एक अलग बात है। तो आपने एफर्ट कितने का लगाया? 2.5 का। अच्छा 2.5 का एफर्ट इसे चलाना चाहेगा तो फ्रिक्शन की जिम्मेदारी है इसे चलने से रोकना। क्या 2.5 इसके पास अवेलेबल है? जी हाँ, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन तक का है। ये 8 न्यूटन की ड्राइव तक इसे चलने नहीं देगा। आपने तो मात्र 2.5 लगाया है, तो 2.5 न्यूटन के एक्टिंग फोर्स को काउंटर करने के लिए हमें 2.5 न्यूटन की आवश्यकता है, और 2.5 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन की रेंज 8 तक गई है। राइट तो 2.5 न्यूटन के ड्राइविंग एफर्ट को काउंटर करने के लिए बॉडी और सरफेस के बीच मोशन की टेंडेंसी के जस्ट अपोजिट 2.5 न्यूटन काम करना शुरू कर देगा। अब इस क्वेश्चन में 3 आंसर्स बनते हैं या 3 स्टेटमेंट बनते हैं। ड्राइविंग फोर्स या ड्राइविंग एफर्ट कितने का है? 2.5 का। उसे काउंटर करने के लिए कितना एफर्ट चाहिए? 2.5 का। 2.5 फॉरवर्ड, 2.5 बैकवर्ड, नेट फोर्स 0, बॉडी जैसी है वैसी रहेगी, बॉडी स्टैटिक रहेगी। मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितने का है? 8 न्यूटन का। राइट तो फिलहाल हमसे सवाल पर पूछा गया है, क्या पूछा है कि द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर विल बी। जब भी कभी ड्राइविंग फोर्स देकर ब्लॉक और सरफेस के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स, या बेहतर होगा अगर ये कह देते द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, तो हमारा आंसर होगा कि दो सरफेसेस के बीच इस फोटो में जब 2.5 का ड्राइव लगाओगे तो 2.5 का स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे। राइट अच्छा मैं कह देता अगर 5 न्यूटन का ड्राइव है तो आंसर 5 न्यूटन आता। मैं कहता 8 न्यूटन का ड्राइव है तो आंसर 8 न्यूटन तक आता, चूंकि 8 न्यूटन रेंज है। क्लियर है? तसल्ली से देख लें। किसी भी इस प्रकार, ये बहुत सिंपल सवाल है, इसको बेस बना के हमने फ्रिक्शन की बैकग्राउंड कहानी आपको समझाने की कोशिश करी कि जब भी कोई ब्लॉक किसी रफ सरफेस पर रखा जाएगा तो सबसे पहले आप प्रेसिंग एक्शन नॉर्मल रिएक्शन से n कैलकुलेट करें, म्यू और n को मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लें, फिर ड्राइविंग एफर्ट के आधार पर डिसाइड करें कि कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, और 2.5 को रोकने के लिए 2.5 की जरूरत है, एक्टिंग फ्रिक्शन 2.5 न्यूटन हो जाएगा। राइट नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, बट मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको रोकते हैं, ढूंढ के सारे करेंगे। एक सवाल ये भी बहुत अच्छा है, एक सवाल ये भी बहुत अच्छा है, और एक सवाल ये भी बहुत अच्छा है। आइए दिखाते हैं। सवाल नंबर 5, मतलब इस स्लाइड के हिसाब से 5 नंबर है, आपके सीखने के लिए दूसरा सवाल। क्वेश्चन कहता है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 15 किलो है और किसी लंबी सी ट्रॉली पर रखा। हमने कहा ठीक है भाई, रखा रहने दो। क्वेश्चन ये भी कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ट्रॉली इज 0.18। सवाल समझिए, ये रही ट्रॉली, ये रहा इसका इंजन। राइट ऐसे समझिए, ट्रॉली थोड़ी सी बच्चों बेस इसका गड़बड़ बन गया, मैं इसको फिर से करेक्ट कर देता हूं। ये लीजिए, सवाल समझना ऐसे है कि अब ब्लॉक ऑफ मास 15 kg, इसके ऊपर एक 15 kg का ब्लॉक रखा है, 15 किलो के वजन का ब्लॉक रखा है। ब्लॉक ऑफ मास 15 kg is placed on a long trolley. The coefficient of friction between block and trolley is 0.18. यहाँ जो अवेलेबल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या रफनेस का नंबर है, दैट इज 0.18। ठीक है भाई। द ट्रॉली एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट विद 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रॉली का जो फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है इट इज 0.5
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये आधे मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से भाग रही है। ये 20 सेकंड भागे, 25 सेकंड भागे, फिलहाल कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन मात्र इतना सा है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, मतलब इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा। मैं कहूंगा कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स में 2 आंसर निकालिए, एक्टिंग फ्रिक्शन कितना है और मैक्सिमम अवेलेबल कितना है। बिना नाम के अगर कुछ पूछा जाए तो ही इज आस्किंग अबाउट एक्टिंग फ्रिक्शन, बार बार नहीं बताऊंगा। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि 15 kg का ब्लॉक एक रफ सरफेस पर रखा है और रफ सरफेस और इस ट्रॉली के बीच की जो पकड़ है, हम इनकी मदद से एफ एस मैक्स निकाल सकते हैं। चलिए आंसर करिए, एफ एस मैक्स का फार्मूला क्या आता है बच्चों। तो बच्चों ने आंसर किया कि सर एफ एस मैक्स का फार्मूला, मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला म्यू एस मल्टीप्लाई बाई एन, जहां म्यू एस कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि ट्रॉली और ब्लॉक के बीच का 0.18 दिया गया है, मल्टीप्लाई बाई, जहां तक रही बात बच्चों नॉर्मल रिएक्शन की, तो 15 kg का ब्लॉक 15 g का करेगा प्रेसिंग एक्शन और जितने का प्रेसिंग एक्शन उतने की नॉर्मल रिएक्शन। तो n की वैल्यू 15 g के बराबर। तो जहां तक मेरा मानना है 15 का मतलब 15 है, g का मतलब ग्रेविटी यानी 10 है, तो 15 दहम 150 आ जाएगा। जीरो खत्म करिए, 0.1 स्थान खिसका दीजिए। सो दिस कैलकुलेशन इज बिकमिंग 15 गुणे 1.8। ध्यान से गुणा करें, 15 8 120 का 0 कैरी किया 12, 15 1 के 12, 15 12 27, तो ये 27 न्यूटन का फोर्स बन गया। कितने न्यूटन का? 27। अब दिमाग समझिए, एक ऐसी ट्रॉली जो एक्सेलरेट होकर जा रही है, उस पर रखा ब्लॉक 15 किलो का है। ये ब्लॉक एक रफ सरफेस यानी रफ ट्रॉली पर रखा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। ब्लॉक के प्रेसिंग एक्शन नॉर्मल रिएक्शन से n निकाला, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रश्न में 0.18 दिया है। दोनों का प्रोडक्ट करने से मुझे मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 27 न्यूटन है। मतलब ये ब्लॉक ट्रॉली के ऊपर 27 न्यूटन की मैक्सिमम पकड़ बना सकता है। मतलब हल्के फुल्के धक्के, 1 न्यूटन 2 न्यूटन के धक्के से आप इसको घंटा हिला नहीं सकते। खैर, सवाल क्या कहता है? अच्छा, एक बात तो मुझे पता चल गई कि ब्लॉक के इस ट्रॉली पर रखे रहने पर मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन इज 27 न्यूटन। अब कितना काम करेगा वो डिपेंड करता है कि इस पर ड्राइव कितने की है। तो जरा ध्यान से सोचिएगा, जैसे ही ये ट्रक एक्सेलरेट होकर आगे जाएगा, तो हम लोगों ने एनएलएम में पढ़ा था कि जितने भी फ्रेम एक्सेलरेशन के साथ आगे जाते हैं वो सारे फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। और कॉन्सेप्ट कहता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंतर रखे सभी ऑब्जेक्ट पर एक प्रकार का स्यूडो इफेक्ट आता है। तो ए एक्सेलरेशन से जा रहे इस ट्रक, जिसका फोटो फिलहाल नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह माना जाएगा, इस पर रखे ब्लॉक पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा और स्यूडो फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर ma, जहां m ब्लॉक का मास है, मास 15 किलो, और a ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन 0.5। याद आ रहा है कुछ? हमेशा कहते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम नॉन इनर्शियल, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर नॉन इनर्शियल फ्रेम पर रखे ऑब्जेक्ट पर स्यूडो फोर्स लगता है। कहाँ लगता है? फ्रेम जा रहा आगे की तरफ तो स्यूडो फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ कितना लगेगा? ma, m बॉडी का मास है, a बॉडी का या a फ्रेम का एक्सेलरेशन है। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15 का 0.5 से गुणा 7.5 न्यूटन बन जाएगा। अब दिमाग क्या लगाना है, सुनिए। इस ब्लॉक को जब ट्रॉली पर रखा गया तो ट्रॉली के एक्सेलरेट होकर चलने की वजह से इस पर जो स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, जैसे पीछे धक्का दे रहा है, जैसे पीछे चलाना चाहता है, उस 7.5 न्यूटन का है। जैसे ये ब्लॉक स्लिप करने की टेंडेंसी लाएगा, तुरंत इन दोनों के बीच की जो पकड़ है वो एक्टिव हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई नियत नहीं होती कि हमेशा बैकवर्ड लगेगा, बैकवर्ड जैसा कोई शब्द नहीं। आप इसे जिधर स्लाइड करना चाहोगे ऑब्जेक्ट को, उसके अपोजिट लगेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड होता फॉरवर्ड तो फ्रिक्शन काम करता बैकवर्ड। स्यूडो फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट स्लाइड होना चाहता बैकवर्ड तो फ्रिक्शन काम करेगा फॉरवर्ड। कितने से बाइक जाना चाहता है? तो 7.5 न्यूटन के एफर्ट से पीछे जाना चाहता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 7.5 न्यूटन का आगे की तरफ काम करेगा। अब किसी बच्चे ने पूछा 3 सवाल, तो मैं कहूँगा सबसे पहला सवाल, जो ब्लॉक ट्रॉली एक्सेलरेटेड ट्रॉली पर रखा है उस पर ड्राइविंग एफर्ट कितना है? स्यूडो फोर्स ma के बराबर 7.5 न्यूटन। इस 7.5 न्यूटन को स्लिप होने से रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना काम करेगा? 7.5 न्यूटन। बैकवर्ड 7.5, फॉरवर्ड 7.5, 7.5, 7.5 इक्वल अपोजिट फोर्स हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इस बॉडी पर नेट फोर्स 0, तो बॉडी जहां की तहां बनी रहेगी। मतलब एक ट्रॉली के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं जाएगी, ये ट्रॉली पर टिकी रहेगी।
एक और सवाल बन सकता है कि इन दोनों सरफेसेस के बीच मैक्सिमम कितने की पकड़ है, 27 न्यूटन तक की। तो सवाल ये भी बन सकता है कि क्या ट्रक को और तेज एक्सेलरेट किया जा सकता है? बिल्कुल एक्सेलरेट कर सकते हो। ट्रक का आप एक्सेलरेशन बढ़ाते जाइए तो ऊपर रखे ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स बढ़ता जाएगा, और आप स्यूडो फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते इतना ले जाइए जितनी मैक्सिमम पकड़ है। कितनी पकड़ है? 27 न्यूटन तक की, राइट। तो फिलहाल मुझसे पूछा गया था कि ट्रॉली अगर एक्सेलरेट करे रेस्ट से 0.5 के एक्सेलरेशन से, तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक एंड ट्रॉली। तो ब्लॉक और ट्रॉली के बीच काम करने वाला एक्टिव फ्रिक्शन, ड्राइविंग एफर्ट 7.5 का स्यूडो लगेगा, तो 7.5 न्यूटन के बराबर लगेगा, राइट। कोई समस्या? अब कोई पूछे मैक्सिमम कितनी पकड़ है, 27 न्यूटन, स्यूडो फोर्स कितने से चला रहा, 7.5, तो फ्रिक्शन भी कितना है एक्टिव, 7.5, राइट। इतनी बातें बहुत तसल्ली से नोट कर लीजिए। हमारा डायग्राम थोड़ा सा अनबैलेंस बना है, आप बैलेंस करके नोट करिएगा, और ये आप रेगुलर नोटबुक में बच्चों नोट करेंगे। जो ऑफलाइन रिकॉर्ड में आप नोटबुक्स रखते हैं वैसे ही नोट करिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और सवाल देखिए। वाह क्या सवाल है। सवाल क्या कहता है सुनिएगा। कहता है एक ब्लॉक है। अच्छा, अभी तक जो फ्रिक्शन आपने देखा वो हॉरिजॉन्टल सरफेसेस में देखा, अब आप वर्टिकल सरफेसेस पर भी फ्रिक्शन देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का खेल देखिए। क्वेश्चन कहता है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 0.1 kg है, मतलब 100 ग्राम का एक ब्लॉक है जो दीवार के सहारे टिकाया गया है। अच्छा, टिकाने के लिए हमने इसको दबा रखा है, क्योंकि हम दबाएंगे, दबाने से प्रेसिंग एक्शन का नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलकर फ्रिक्शन डेवलप करेंगे। आइए समझाता हूँ आगे। तो एक ब्लॉक है जो कि 100 ग्राम का है, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg का है। इसको दीवार के अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल एफर्ट 5 न्यूटन लगाकर दबाया गया है। क्वेश्चन कहता है अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड ब्लॉक इज 0.5, यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इट इज गिवन एज 0.5। अब सबसे पहली बात दिमाग क्या लगाना है कि 5 kg का प्रेसिंग एक्शन अगर बॉडी पर हो, ब्लॉक पर हो, और ब्लॉक को हम रिजिड मानकर चलेंगे, तो 5 न्यूटन आप ब्लॉक पर लगाओगे, ब्लॉक यही 5 न्यूटन उठाकर दीवार को ट्रांसफर कर देगा। तो हमने ब्लॉक पर किया 5 न्यूटन का प्रेसिंग एक्शन, ब्लॉक ने दीवार पर किया पूरे 5 न्यूटन का प्रेसिंग एक्शन। एक्चुअली ये जो ब्लॉक है अगर हम इसे रिजिड बॉडी की तरह माने तो 5 न्यूटन का कोई भी अंश, कोई भी फ्रैक्शन ये यूज नहीं करेगा। जितना दबाव इस पर आएगा ये पूरा का पूरा दबाव उठाकर दीवार पर ट्रांसफर कर देगा। तो हमने ब्लॉक पर किया 5 न्यूटन का प्रेसिंग एक्शन, यानी ब्लॉक ने दीवार पर किया 5 न्यूटन का प्रेसिंग एक्शन, और 5 न्यूटन का दीवार पर प्रेसिंग एक्शन, तो दीवार द्वारा ब्लॉक पर 5 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन। दीवार द्वारा ब्लॉक पर 5 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन, 5 न्यूटन का प्रेसिंग एक्शन, तो 5 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन। इतनी बात ठीक है। अब हम चले फ्रिक्शन कैलकुलेट करने। कैसे कैलकुलेट करेंगे सबको पता है कि दो रफ सरफेसेस के बीच, उनमें से एक सरफेस दीवार है और दूसरा सरफेस ब्लॉक है। दो सरफेसेस के बीच मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का तरीका है Fs मैक्स बराबर, सभी लोग फार्मूला बोलेंगे, Fs मैक्स बराबर μs मल्टीप्लाई बाई n, जहां μs कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 0.5 दी गई है। n जो कि नॉर्मल रिएक्शन है वो प्रेसिंग एक्शन 5 न्यूटन के बराबर है। 0.5 का 5 से गुणा करोगे आंसर 2.5 न्यूटन, राइट। मतलब 5 न्यूटन का प्रेसिंग एक्शन अगर किसी ब्लॉक पर किया जाए और रफनेस कोफिशिएंट 0.5 है तो इन दोनों के बीच मैक्सिमम अवेलेबल जो पकड़ है वो 2.5 न्यूटन की है। अब फ्रिक्शन का उपलब्ध होना अलग बात है। फ्रिक्शन काम कब करेगा? जब स्लिप होने की टेंडेंसी होगी। तो आप इतना समझ गए कि इस ब्लॉक और वॉल के बीच जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन की पकड़ है वो 2.5 न्यूटन की। लेकिन फ्रिक्शन काम कब करेगा? जब चलने की टेंडेंसी आएगी, स्लिपिंग की टेंडेंसी आएगी। इसमें स्लिपिंग की टेंडेंसी है। क्यों? ये अपने वजन का मतलब mg से गिरना चाहेगा, और mg से जब गिरने का एफर्ट करेगा तो इसके और दीवार के बीच की जो रगड़ है, पकड़ है, वो इसे स्लिप होने से रोकेगी। तो mg का मतलब बच्चों ऐसे में कह सकता हूँ कि अगर 0.1 kg मास है तो 0.1 g से गिरने का एफर्ट करेगा। 0.1 g का मतलब हो गया बेटा 0.1 इंटू जी फॉर ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 का 0.1 गुना 0.98 न्यूटन। बड़ा मजा आता अगर ग्रेविटी की वैल्यू अगर इन्होंने 10 कही होती तो हम 10 का 0.1 से गुणा करते, 1 न्यूटन से गिरने का एफर्ट आता। बट कोई बात नहीं,
अगर ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 दी है तो 0.1 g का मतलब 0.98 न्यूटन से गिरने का एफर्ट है। अब ये ब्लॉक गिरना कितने से चाहता है? 0.98 न्यूटन से, लगभग 1 न्यूटन से। तो जितने से इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी है, फ्रिक्शन की जिम्मेदारी है, फ्रिक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो अवेलेबल है तो इसे स्लिप होने से रोके। फ्रिक्शन की अवेलेबल रेंज कहां तक है? बहुत बड़ी रेंज है, 2.5 है। और गिरना कितने से चाहता है? 0.98। तो इस बात को हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन का उपलब्ध होना अलग बात है और फ्रिक्शन का काम करना अलग बात है। काम उतना ही करता है जितने की आवश्यकता। तो 0.98 को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए वो भी 0.98 न्यूटन चाहिए। तो 0.98 न्यूटन का ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पर ऊपर की तरफ, स्लिपिंग टेंडेंसी के अपोजिट ऊपर की तरफ काम करेगा। सो 2-3 बातें मैं ऐसे स्टेटमेंट के तौर पर बोल दूं जो आपको हाईलाइट लगेंगी कि 5 न्यूटन से दबाया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 था, तो एफएस मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने पर 2.5 न्यूटन आया। गिरने की टेंडेंसी वजन यानी 0.98 न्यूटन से, जिसे रोकने के लिए 0.98 न्यूटन का फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काम करेगा बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल, राइट। सो द फ्रिक्शन फोर्स, देखो बहुत अच्छा इस सवाल में बोला गया है प्रॉपर कि द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एक्टिंग between the block and the wall will be 0.98 Newton. So C part is the correct option. Correct बेटा? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बहुत बढ़िया। So this was the question number next. अगला सवाल देखते हैं, बहुत प्यारा सवाल, राइट बच्चों। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन ये देखिए जरा, क्वेश्चन क्या कहता है कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg एंड टेबल इज 0.2। ये दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन का डेटा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक बी, इस ब्लॉक बी का मैक्सिमम मास बताइए ताकि 2 ब्लॉक का जो सिस्टम है डू नॉट मूव, वो चले ना। स्ट्रिंग पुली जैसे सारे सिस्टम स्मूथ और आइडियल मासलेस है। अब फीलिंग समझिए इस सवाल की क्या है कि टेबल के कॉर्नर पर फिक्स है पुली, राइट। टेबल के कॉर्नर पर फिक्स है पुली और पुली से एक स्ट्रिंग के माध्यम से सस्पेंडेड मास है और एक स्ट्रिंग के माध्यम से प्लेस्ड मास है। जो ऊपर ब्लॉक रखा है दैट इज ऑफ 2 kg, ये 2 kg का है, तो स्वाभाविक सी बात है 2 kg वाला ब्लॉक अपने वेट यानी 2g यानी कि 20 से करेगा प्रेसिंग एक्शन, और जितने का प्रेसिंग एक्शन उतने की नॉर्मल रिएक्शन। फिर चूंकि ब्लॉक और टेबल के बीच फ्रिक्शन अवेलेबल है तो हम मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन को फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए म्यू और एन चाहिए, दोनों है। सो फार्मूला फॉर द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज एफ एस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि 0.2 है, मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रिएक्शन जो कि 20 दिया है। 0 खत्म, डेसिमल खत्म, आंसर 2 दूनी 4। मतलब इस 2 kg ब्लॉक और टेबल के बीच जो मैक्सिमम पकड़ है वो 4 न्यूटन की है। अब ध्यान से सोचिए, 4 न्यूटन की पकड़ तो है, बट इस ब्लॉक का कनेक्शन चूंकि वाया स्ट्रिंग दूसरे मास से है, तो एक बात ये भी है कि जो सस्पेंडेड ब्लॉक है बी, मान लीजिए इसका मास m है, ब्लॉक का मास m है, तो ये अपने mg वजन से नीचे गिरना चाहेगा। अब जैसे mg वजन से खींचेगा, रस्सी खींचकर टाइट, रस्सी टाइट तो रस्सी में टेंशन, और रस्सी एक तो टेंशन एक, तो mg वेट द्वारा डेवलप किया गया टेंशन t t t t t t t होता हुआ इस ब्लॉक तक जाएगा, तो ब्लॉक पर भी t का खिंचाव आएगा, राइट। इस सिस्टम के ना मूव करने के लिए द ब्लॉक 2 ब्लॉक्स डू नॉट मूव, दोनों सिस्टम मूव ना करें, इसके लिए अगर इसको देखोगे तो इसमें वर्टिकल मोशन होने की टेंडेंसी है, तो इसके वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, तो t बराबर mg हो जाएगा। मतलब वेट का एफर्ट नीचे की तरफ और टेंशन की पकड़ ऊपर की तरफ, दोनों अगर बैलेंस हो जाएं तो ये मूव नहीं करेगा। बिल्कुल इसी प्रकार अगर ये भी मूव ना करने पाए तो इस पर हॉरिजॉन्टली आप चीजें बैलेंस करके देखिए, आगे वाला इज इक्वल टू पीछे वाला। आगे चलाने वाला कौन है? टेंशन, और पीछे जो पकड़ है, या ऐसा कह सकते हैं चलने की टेंडेंसी का अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 2 कैटेगरी का होता है, एक्टिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो जब ये चलना ही चाहेगा अंततोगत्वा, एट द लास्ट जब ये बिल्कुल चलने का मन बना लेगा, तो क्या फ्रिक्शन पूरी जान लगाकर रोकेगा? और फ्रिक्शन की मैक्सिमम जान का मतलब एफएस मैक्स से, एफएस मैक्स है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कैलकुलेट करके हमने 4 न्यूटन निकाली है।
तो ऊपर रखे 2 kg के हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए, इसके हॉरिजॉन्टल संतुलन के लिए, इसके ना चलने के लिए आगे वाला एफर्ट इज इक्वल टू पीछे वाला। तो फॉर 2 kg ऑन टेबल, फॉर 2 kg ऑन टेबल डू नॉट मूव। अगर इसे आप चलने देना नहीं चाहते, आप चाहते जैसे रखा है वैसे रखा रहे, नेट फोर्स 0 रहे, सो आगे वाला एफर्ट इज इक्वल टू पीछे वाला। तो टेंशन आगे की तरफ, मैं एरो बना देता हूं, टेंशन आगे की तरफ इज इक्वल टू एफएस मैक्स पीछे की तरफ, राइट। अच्छा, ये जो टेंशन है ये इसी लोड की वजह से आया है, तो हम टी की जगह पर चाहें तो mg रख सकते हैं। तो सस्पेंडेड वेट mg बराबर एफएस मैक्स, और एफएस मैक्स है कितना बेटा, मैक्सिमम चलने से रोकने की पकड़ कितनी है, 4 न्यूटन, ये फार 4 आ जाएगा। ग्रेविटी को नीचे भेजो तो अगले स्टेप पे आ जाएगा m बराबर 4/g। अगर ग्रेविटी की वैल्यू को 10 रखा जाए सो इट इज 4/10। 4/10 का मतलब बेटा 0.4, चूंकि मास है इसलिए केजी में आ जाएगा, सो इट्स 0.4 kg। देख लीजिए, कोई समस्या, किसी के मन में कोई डर, तसल्ली से दे, बहुत सिंपल। हम तो इसको शुरू से लास्ट से बैलेंस करते, पूछो कैसे। 2 kg की जो मैक्सिमम पकड़ है एफएस मैक्स वो है 4 न्यूटन की, और इसे गिराने वाला जो एफर्ट लग रहा है, लोड लग रहा है, वो mg का। अगर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लें तो सिस्टम जैसे का तैसा रहेगा, मूवमेंट नहीं होगा। तो mg गिराने वाला एफर्ट इज इक्वल टू 4 न्यूटन रोकने वाला एफर्ट, गिराने वाला इज इक्वल टू रोकने वाला। ग्रेविटी 10 से डिवाइड किया, 0.4 kg आंसर है। आसान, राइट। और चलते हैं, बहुत प्यारा सवाल, ये फ्रिक्शन की नियत का सवाल है कि फ्रिक्शन की नियत कैसी होती है। सच्चाई है कि फ्रिक्शन की कोई नियत ही नहीं होती, फ्रिक्शन की एक नियत फिक्स है, उसका ईमान फिक्स है कि वो हमेशा स्लिपिंग टेंडेंसी को रोकेगा। तो सवाल पहले समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg, ठीक है भैया, ये रखा है, ये किसी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर रखा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर 0.2 है, ठीक है भाई, मान लिया। अब सबसे पहले एक बात दिमाग लगाएं कि अगर यहाँ रफनेस है तो सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से वो है एफएस मैक्स का कैलकुलेशन। बोलिए जरा क्या कैलकुलेशन है। एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, म्यू एस मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू एस कितना, 0.2 मल्टीप्लाई बाई एन। कैसे निकालें, सिंपल बात, 5 kg का वजन 5g यानी 50, ये नीचे की तरफ दबाएगा, सरफेस को दबाकर करेगा प्रेसिंग एक्शन। 5g का प्रेसिंग एक्शन, 50 का प्रेसिंग एक्शन, तो 50 का नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन, राइट। प्रेसिंग एक्शन 50 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन। दोनों के बीच जो मैक्सिमम पकड़ है उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू 0.2 है और एन की वैल्यू 50 है। मैं तो कहूँगा 0 खत्म करो, दशमलव खत्म करो, आंसर आ गया मैक्सिमम पकड़, मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन। अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है 5 kg का ब्लॉक किसी रफ सरफेस पर रखा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। मैंने कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम पकड़ 10 न्यूटन की है। सवाल कहता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बताओ फॉर विच द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। मतलब ये कह रहा है एफ की वो वैल्यू बताइए, वो संभावनाएं बताइए जब ब्लॉक को रेस्ट पर बने रहना पड़े, ब्लॉक रुका रहे। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है कि फॉर ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी, ब्लॉक के स्थिर बने रहने के लिए, टू रिमेन एट रेस्ट भी लिख सकते हैं, ब्लॉक के रुके रहने के लिए बॉडी पर एफ नेट हमेशा 0 बनाए रखिए। तो बॉडी जैसी है वैसी बनी रहेगी। नेट फोर्स 0 बनाए रखिए। भाई नेट फोर्स 0 का मतलब होता है कि बॉडी संतुलन पे रहेगी, ना आगे मूव करेगी ना पीछे मूव करेगी, इसमें मोशन की कोई। एफ नेट 0 का एक और मतलब होता है कि बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर बनी रहेगी। अब इसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि अगर वो एफ, मैं लिख दे रहा हूं एक एक बात समझिएगा, अगर वो एफ ड्राइव करने की कोशिश करे, अगर वो एफ ड्राइव करने की कोशिश करे, तो एफ ड्राइव करना अगर चाहे आगे की तरफ, तो पहले ही 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, और ऊपर से ड्राइविंग टेंडेंसी के अपोजिट एक और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो लगा दी जाए तो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन 10 न्यूटन का है। मतलब अगर आप 5 kg के ब्लॉक को आगे एफर्ट लगाकर चलाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन चलने की टेंडेंसी के अपोजिट काम करेगा,
और मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन जो काम कर सकता है वो 10 न्यूटन। अच्छा देखिए 10 न्यूटन से फ्रिक्शन रोक रहा है और 15 न्यूटन से कोई एक्स्ट्रा फोर्स और फोटो में दिखाया गया जो रोक रहा है। तो 10 न्यूटन और 15 न्यूटन दोनों मिलकर सेम डायरेक्शन पर, वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन पर जोड़ दो तो 10 और 15 का सेम डायरेक्शन पर रिजल्ट आ जाएगा 25 न्यूटन। अब अगर 25 न्यूटन फॉरवर्ड, 25 न्यूटन बैकवर्ड है तो आपको 25 न्यूटन फॉरवर्ड लगाना पड़ेगा। मतलब मैं फोटो बना सकता हूं इस बात की क्या कि आगे का जो एफर्ट है वो कितना रखना, अगर नहीं पता तो सोचो पीछे 15 एक ये लग रहा है और फ्रिक्शन 10 और लगेगा तो 15 10 25, पीछे 25 आगे 25, ब्लॉक जहां है वहीं रहेगा। तो आप जो मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हैं ताकि ये ना चले वो 25 न्यूटन तक का लगा सकते हैं, जिसे 15 और 10 मिलकर रोक लेंगे। राइट, ये तो तब है जब एफ चलाने की कोशिश करें। लेट अस सपोज एक सेकंड केस और बन सकता है, जैसे इसे चलाना था तो ये लोग मिलकर रोक रहे थे। अब उल्टा सोचो, उल्टा मतलब अब मान लीजिए 15 न्यूटन ड्राइव बन जाए, 15 न्यूटन ड्राइवर बन जाए, चलाए, और जो एफ है वो रोके। उल्टा सोचो भाई, फ्रिक्शन की नियत तो होती नहीं, क्या फॉरवर्ड चलाओगे बैकवर्ड लगेगा, बैकवर्ड चलाओगे फॉरवर्ड लगेगा। अब और समझिए, अब और दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाना, सुनिएगा। अब अगर 15 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड लग रहा है, इसका मतलब इसमें 15 न्यूटन की चलने की टेंडेंसी है। अब अगर मान लो 15 न्यूटन, उल्टा सोचना, अगर 15 न्यूटन चलाने पर उतर आए तो 15 न्यूटन वाला चलाने का एफर्ट करेगा पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन मोशन टेंडेंसी के अपोजिट काम करेगा आगे की तरफ। और अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन पूरी जान लगा दे रोकने की तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 10 न्यूटन। अब जरा बताइए 15 न्यूटन चला रहा है और 10 न्यूटन का फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन इसे चलने से रोक रहा है, तो क्या 15 को रोक पाना 10 के बस की बात है? नहीं रोक पाएगा। मतलब नेट फोर्स 5 न्यूटन, 15 माइनस 10 बराबर 5 न्यूटन पीछे लगेगा। मतलब ब्लॉक में चलने की टेंडेंसी आ गई। अगर आप ब्लॉक को रेस्ट पे रखना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन पर आपको एक और एफर्ट लगाना पड़ेगा जो फ्रिक्शन के सहयोग से सिस्टम को रोक पाए। तो पीछे 15 तो आगे भी 15, उसमें से 10 फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा, 5 न्यूटन आपको एफ लगाना पड़ेगा। एफ बराबर 5 न्यूटन, राइट। यानी जब 15 न्यूटन ड्राइवर बन जाएगा तो 15 को 10 कवर कर लेगा फ्रिक्शन और 5 आपको एफ लगाकर कवर करना पड़ेगा, ताकि 10 5 15 पीछे की तरफ, 15 आगे की तरफ, नेट फोर्स जीरो बॉडी जैसी है वैसी रहेगी। तो इस ब्लॉक के स्टेशनरी बनाए रखने के लिए अगर एफ ड्राइवर बन जाए तो 25 न्यूटन के एफर्ट तक आप इसे चला नहीं सकते, और अगर 15 ड्राइवर बन जाए, एफ अपोजिशन करना लगे तो 5 न्यूटन तक नहीं चला सकते। तो मैक्सिमम एफर्ट 25 का और मिनिमम 5 का। इस सवाल पर डिपेंड करता है, मतलब 2 सवाल एक प्रकार से इसमें छिपा दिए गए कि जब इसे फॉरवर्ड चलाना चाहोगे तो 25 तक का फ्रिक्शन, 25 तक की पकड़ पीछे काम करेगी, और जब इसे बैकवर्ड चलाना चाहोगे तो 5 न्यूटन का एफर्ट और 10 का फ्रिक्शन काम करेगा। सो एफ की पिछली बार जो वैल्यू आई थी वो 25 आई थी, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, और एफ की इस बार जो वैल्यू आई है वो 5 आई है, जो कि छोटी वैल्यू है। राइट, सवाल समझ गए? एक बार फिर से रिमाइंड करके समझिएगा कि सवाल का पर्सपेक्टिव क्या है कि सबसे पहले ब्लॉक और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन निकालो, और फिर ये दिमाग लगाओ कि एफ कितना लगा दें ताकि ना ये आगे चल पाए, और एफ कितना लगा दें ताकि ना ये पीछे चल पाए। ऐसे दिमाग लगाइएगा। एक सवाल ये भी बहुत अच्छा है, 9th नंबर सवाल। क्या कहता है जरा सुनिएगा। सवाल कहता है कि इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक रखे गए हैं, देखिए 5 किलो और 3 किलो के, ये किसी ऐसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे गए हैं जहां फ्रिक्शन है। तो क्वेश्चन कहता है थ्रेड में कितना टेंशन डेवलप होगा। बहुत छोटी सी बात, चित्र देखिए, रफ सरफेस, ऊपर 5 किलो, बीच में रस्सी, पीछे 3 किलो, आगे ड्राइविंग फोर्स 12 न्यूटन, फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट 0.2। सबसे पहला बेसिक काम जो तुम्हें करना चाहिए, एक तो 5G का प्रेसिंग एक्शन, 5G बोले तो 50 न्यूटन का प्रेसिंग एक्शन, 50 न्यूटन का प्रेसिंग एक्शन तो 50 न्यूटन की नॉर्मल रिएक्शन, तो n बराबर 50। 3G मतलब 30 का प्रेसिंग एक्शन, 3G मतलब 30 का प्रेसिंग एक्शन, 30 का प्रेसिंग एक्शन तो 30 की नॉर्मल रिएक्शन, 50 का प्रेसिंग एक्शन, 50 की नॉर्मल रिएक्शन, 30 का प्रेसिंग एक्शन, 30 की नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है तो आइए एफ एस मैक्स निकाल लेते हैं।
इन दोनों के बीच मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एस मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.2 इंटू एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन दैट इज 50। 0 खत्म, दशमलव खत्म, 5 दूनी 10 न्यूटन का फ्रिक्शन तो यहां काम कर सकता है। इसके बाद अगर यहां का फ्रिक्शन निकालें तो यहां भी मैं चला कैलकुलेट करने एफ एस मैक्स, मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन इन दिस केस इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू मतलब वही सरफेस वही जोड़ा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन 30 रहेगी। 0 खत्म करो, दशमलव खत्म करो तो 3 दूनी 6 न्यूटन, 6 न्यूटन का फ्रिक्शन काम कर सकता है। ऑलराइट, थोड़ा सा दिमाग और लगाइए बच्चों। सवाल कह रहा है कि अगर 12 न्यूटन के एफर्ट से इस दोनों सिस्टम को यूं खींचा जाए तो रस्सी में कितने की टाइटनेस आ जाएगी। व्हाट विल बी द टेंशन इन कनेक्टिंग थ्रेड। ठीक है भाई, निकालते हैं, कोशिश करते हैं। एक बात मैंने आपको समझाई है कि अगर किसी ब्लॉक को अगर जमीन की पकड़ भी रोकने की कोशिश कर रही है और रस्सी का टेंशन भी टाइट होकर रोकने की कोशिश कर रहा है तो पहले ब्लॉक फ्रिक्शन से जीतेगा ताकि ब्लॉक में स्लिपिंग टेंडेंसी आए, और जब ब्लॉक स्लिप करना चाहेगा तब रस्सी की पकड़ एक्टिवेट होगी, रस्सी टाइट होगी, रस्सी में टेंशन आएगा। तो कहने का तात्पर्य 12 न्यूटन के एफर्ट से आपने चलाया, 12 न्यूटन से 1 भी इंच स्लिप करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रिक्शन को हराना पड़ेगा। चलाना कहाँ चाहते हैं, 12 से फॉरवर्ड। चलाना कहाँ चाहते हैं, 12 न्यूटन से फॉरवर्ड। तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, बैकवर्ड। फ्रिक्शन की मैक्सिमम पकड़ कितनी है, 10, या ऐसा कह सकते हैं चलाना चाहते हो 12 से तो रोकने के लिए 12 चाहिए, बट 12 इसकी औकात से बाहर। तो क्या फ्रिक्शन पूरी जान लगाकर रोकेगा, फ्रिक्शन की पूरी जान का मतलब 10 न्यूटन का फ्रिक्शन काम करेगा। कितने न्यूटन का, जितना मैक्सिमम अवेलेबल है सारा फ्रिक्शन काम कर जाएगा। तो 12 न्यूटन को काउंटर करने के लिए चाहिए तो 12, बट 12 अवेलेबल नहीं तो फ्रिक्शन पूरी जान लगा देगा 10। अब सोचो 12 में से 10 तो फ्रिक्शन ने बैलेंस कर लिया, बचा कितना, 2 न्यूटन। तो क्या बचा हुआ 2 न्यूटन रस्सी में ट्रांसफर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ टेंशन। अब जरा लॉजिक समझिए, रस्सी का टेंशन T बराबर 2 न्यूटन, क्योंकि सब कुछ आइडियल मानकर चल रहे हैं तो पूरी रस्सी में 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन का यूनिफॉर्म टेंशन मेंटेन हो जाएगा। अब ये 2 न्यूटन इसे चलाने की कोशिश करेगा। अच्छा बच्चे कह रहे सर ये बताइए, जैसे ही ड्राइविंग फोर्स ने 10 न्यूटन के फ्रिक्शन की पकड़ को हराया तो ब्लॉक चल क्यों नहीं गया, क्योंकि ये ब्लॉक सॉलिटायर अकेला नहीं चल सकता। इस ब्लॉक का पीछे वाले ब्लॉक के साथ या पीछे वाले ब्लॉक के धागे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इन दोनों को चलना है तो साथ चलेंगे, कनेक्टेड हैं, कंस्ट्रेंड हैं। तो जब आप 12 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ये 10 के फ्रिक्शन को हरा देगा तो 5 kg ज्यों ही चलना चाहेगा तो इसकी टी शर्ट को पकड़ के रस्सी या धागा रोकेगा और धागा खींचकर टाइट हो जाएगा। कह सकते हो 5 न्यूटन पर जो नेट फोर्स बचेगा वो धागे के माध्यम से दूसरे ब्लॉक को भी आगे साथ साथ घसीटना चाहेगा, इसलिए धागा खींचकर टाइट हो जाएगा। अब 2 न्यूटन का ड्राइविंग एफर्ट आगे की तरफ, अब 2 न्यूटन को काउंटर करने के लिए फ्रिक्शन उपलब्ध है, फ्रिक्शन भी अपनी जान लगाएगा। तो 2 न्यूटन को काउंटर करने के लिए मात्र 2 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है और अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, 6 न्यूटन। तो क्या 2 न्यूटन अवेलेबल हो जाएगा, आराम से काम करेगा। यानी 2 न्यूटन के टाइटनेस धागे के खिंचाव को काउंटर करने के लिए 2 न्यूटन का फ्रिक्शन काम करेगा, जबकि अवेलेबल फ्रिक्शन 6 न्यूटन तक। इससे में कोई मतलब नहीं, बस ये चेक करना था कि फ्रिक्शन उपलब्ध है भी या नहीं। तो 2 को काउंटर किया 2 से, बॉडी पर नेट फोर्स 0, ये भी रुका रहेगा, ये भी रुका रहेगा, पूरा सिस्टम चल नहीं पाएगा और धागे में 2 न्यूटन का टेंशन आ जाएगा। So the correct option is B option, right? बहुत ध्यान से सुने, मैं आपको सवाल में मैनिपुलेशंस करके दिखा सकता हूं, सुनिएगा कैसे। मतलब सवाल सीखने वाला प्यारा सवाल है। 2 ब्लॉक सिस्टम में अगर 12 का एफर्ट लगाया, डेटा पे नजर रखिएगा, जानकारियों पे नजर रखिएगा, मैं आपको सवाल की कॉन्सेप्ट पकड़ा रहा हूं। अगर 2 ब्लॉक सिस्टम रस्सी से बंधा है और आपने 12 का एफर्ट लगाया तो 12 के एफर्ट को काउंटर करने के लिए फ्रिक्शन अकेला पर्याप्त नहीं आता, धागे को टाइट होना पड़ा। 10 किया फ्रिक्शन ने मैनेज, 2 किया धागे ने मैनेज। 2 न्यूटन का टेंशन 2 काम करेगा, इसे आगे जाने से रोकेगा तो इसे साथ साथ चलाने की एफर्ट करेगा। 2 का एफर्ट 6 की पकड़ से नहीं जीत पाएगा, तो एफर्ट लगेगा बट ये ब्लॉक चलेगा नहीं। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल करूं कि ड्राइविंग एफर्ट इसकी बजाय 8 न्यूटन लगा होता, कितना, 8। तो ड्राइविंग एफर्ट 8 न्यूटन का, 8 को काउंटर करने के लिए 8 लगाना पड़ता, तो 8 आगे 8 आराम से पीछे लगता, चूंकि अवेलेबल फ्रिक्शन तो 10 तक का है। 8 को 8 खुद ही अकेला मैनेज कर लेता, यानी धागे तक कोई भी टेंशन नहीं जाता। धागे से कहा जाता आप आराम से बैठिए, अभी आपको खींचने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो ब्लॉक चलने की टेंडेंसी ही नहीं बना पाया।
8 न्यूटन, 7 न्यूटन, 6 न्यूटन, 9 न्यूटन, 10 न्यूटन तक जब ब्लॉक चलने की टेंडेंसी ही नहीं बना पाता, क्योंकि ब्लॉक के ड्राइविंग एफर्ट को मैनेज करने के लिए फ्रिक्शन पर्याप्त है, तो धागे को टाइट होने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब 8 न्यूटन के एफर्ट को 8 न्यूटन का फ्रिक्शन अकेले मैनेज कर लेगा, धागा जैसा है लूज बना रहेगा, धागे में टाइटनेस नहीं आएगी, धागे का टेंशन 0 रहेगा। 9 न्यूटन अकेला फ्रिक्शन मैनेज कर लेगा, धागे का टेंशन 0। 5 न्यूटन फ्रिक्शन मैनेज कर लेगा, धागे का टेंशन 0। 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन का फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा, धागे तक कोई तनाव नहीं जाएगा। 11 न्यूटन लगाते ही फ्रिक्शन अकेले समर्थ नहीं है, तो 1 न्यूटन की टाइटनेस आ जाएगी। आप समझ पाए? यस। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन क्लास। अब बच्चों 1-2 केस बचे, उसे मैं आपकी अगली क्लास में आराम से कवर करूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। कौन कौन सा, एक तो मैं ये स्लाइड आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा कर ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं, स्लाइड में ट्रांसफर नहीं करूंगा, आपको फिलहाल इतना ही करना है। और एक चेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। सो होप सो कल संडे अगर क्लास हुई तो कल भी मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, बिल्कुल कंसिस्टेंसी से। सारा रिकॉर्ड आपकी नोटबुक पे चाहिए। चेन प्रॉब्लम अगर कल पॉसिबल हुआ तो कल, नहीं वरना हम लोग मंडे से अपनी ऑफलाइन क्लास में फ्रिक्शन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जितना भी काम आपको मैंने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कराया है, ये सब आपकी नोटबुक में रिकॉर्ड के फॉर्म में होना चाहिए। इनफैक्ट मैं दावे से कह सकता हूँ, जिन बच्चों ने फ्रिक्शन की एक भी लेक्चर नहीं करे, उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, उनको प्रॉपर कंटेंट मिल गया होगा। जिन्होंने करे हैं उनको प्रैक्टिस के लिए तमाम सारी वैरायटी के क्वेश्चन मिल गए। राइट, थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिए। ये ड्रॉपर्स बैच का लेक्चर है। अभी इसके तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद आपको वर्क पावर एनर्जी फ्रेशर्स बैच और FCR बैच का भी लेक्चर मिल जाएगा। थैंक यू, ख्याल रखिए।